हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6 का। तो आज जो चैप्टर है वो पूरा फाइबर और फैब्रिक के ऊपर है। धागा और धागे के बारे में आज हम बात करेंगे, मतलब फाइबर और फैब्रिक के फाइबर कैसे बनते हैं और फैब्रिक कैसे बनते हैं, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनते हैं और क्लॉथ्स कैसे बनते हैं, और कुछ प्रोसेसेस हो गई, गिनिंग हो गई, स्पिनिंग हो गई, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school। दोस्तों, पहेली और बूजो के स्कूल में एक साइंस क्विज कंपटीशन था जो कि उनको उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। और पहेली और बूजो ने एकदम एक्साइटेड होकर, मतलब निश्चय किया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए मार्केट से क्लॉथ खरीद के लाएंगे जो उनको पैसे मिले थे। When they saw a large variety of cloth materials, they got confused। तब वो वहाँ पर गए मार्केट में, तो उन्होंने जो मार्केट के जो बेचते हैं ना, तो उन्होंने उनके कई प्रकार के क्लॉथ्स दिखाए और पहेलियाँ बूझे, तो एकदम कंफ्यूज हो गए कि हम कौन सा लें, क्योंकि उनको सभी अच्छे लग रहे थे। The shopkeeper explained that some cloths of fabrics were cotton and some were synthetic। तो जो शॉपकीपर था वो उनको पहले बूझो को समझाता है कि कुछ क्लॉथ्स, सम क्लॉथ और फैब्रिक्स, मतलब कुछ क्लॉथ और फैब्रिक्स जो हैं कुछ कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। मतलब सिंथेटिक का मतलब होता है जो ह्यूमन के द्वारा और केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं। ही ऑल्सो हैड अ वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। और वो बताता है कि हमारी दुकान पर मफलर्स भी हैं और शॉल्स भी हैं। देयर आर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और हमारी दुकान पर सिल्क साड़ीज भी हैं। तो कस्टमर पूछता है, चलिए आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। देयर आर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। और पहेली और बूजो जो थे वो बहुत एक्साइटेड, बहुत प्रसन्न होने लगते हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दी डिफरेंट फैब्रिक्स। वो उन फैब्रिक्स को टच करने लगते हैं और उनको महसूस करते हैं कि कौन सा कपड़ा अच्छा है। फाइनली दे वॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो दोस्तों, उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए पहेली और बूजो ने एक तो वुलन मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings। तब वो वहाँ से लौट कर आ रही होती है तब शॉप से, तो पहले बूजो नोटिस करने लगते हैं कि हमारे चारों तरफ कई प्रकार के फैब्रिक्स हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, फर्टेनर्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स वर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो दोस्तों, पहले बूजो सोचते हैं कि ब्लैंकेट हो गया, फर्टेन्स पर्दे हो गए, टेबल क्लॉथ टेबल पे बिछाने वाले क्लॉथ हो गए, टॉवल्स हो गई, तौलिया हो गई, डस्टर हो गया, ये सभी अलग अलग प्रकार के फैब्रिक के द्वारा बनाए जाते हैं। एवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और वो सोचते हैं कि बैग हो गया, हमारा जो स्कूल बैग है वो भी, और एक गनी बैग जो होता है वो भी एक प्रकार के फैब्रिक के बनाए हुए हैं। देर ट्राई टू आइडेंटिफाई दी फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। वो सोचते हैं कि ये फैब्रिक जो है वो कुछ तो कॉटन के हैं, कुछ वुल के हैं, कुछ सिल्क के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ, हम कर सकते हैं उसको टच करके। वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स के अंदर दोस्तों वैरायटी होती हैं, जिसके बारे में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, मतलब जहाँ पर टेलर जो होते हैं, वो दर्जी जो कपड़े सिलते हैं। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट होम आफ्टर स्टिचिंग। तब वो कपड़े सिलती हैं तो कुछ कपड़ा उनके पास बच जाता है, तो आपको वो उन पर से लेना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। तो आपको टच करना है वो फैब्रिक जो है, मतलब जो कपड़ा है वो उसको आप टच करना और उसको फील करके देखना कि उसका कपड़ा कैसा है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो दोस्तों, आपको देखना है कि कौन सा इसमें कॉटन है, सिल्क है, वुल है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, और फिर आपको टेलर से पूछना है क्या है हम सही बता रहे हैं। डू यू वंडर वॉट दी डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या तुम आश्चर्यचकित नहीं हो कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स हो गए, कैसे बनते हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दूर से देखते तो वो एक आपको एक ही दिखती है। देखिए
यहाँ पर हमको कई प्रकार के क्लॉथ्स दिख रहे हैं और यहाँ पर हमको सिर्फ रंग अंतर दिख रहा है और सब एक जैसे हैं, लेकिन तब हम इनको टच करके देखेंगे तो इनके जो फैब्रिक्स जो होते हैं, कपड़े होते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है दोस्तों। अब हम एक्टिविटी 2 पढ़ेंगे। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में हमने कुछ कॉटन के फैब्रिक लिए थे, उसको आपको एक कॉटन का फैब्रिक लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड द लूज थ्रेड ऑन यार्न एट वन ऑन द एडजेस एंड पुल इट आउट। तो दोस्तों में से आप कुछ धागे से निकलते हैं तो उस धागों को, उस कॉटन के फैब्रिक के धागों को खींचने की कोशिश कीजिए। इफ़ नो लूज yarns आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पेन और निडल। और हम उनको, या नीडल जो सुई होती है उससे भी खींच सकते हैं उन धागों को, उन फाइबर्स को। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। हम अगर इस एक्टिविटी को करके देखेंगे, ये वाली एक्टिविटी, तो हम समझ पाएंगे कि जो फैब्रिक है वो यार्न से बनते हैं। मतलब फैब्रिक जो होते हैं वो यार्न्स, कई प्रकार के यार्न्स उसमें डाले जाते हैं और जब जाकर एक क्लॉथ का निर्माण होता है, फैब्रिक का निर्माण होता है। व्हाट आर दी यार्न्स मेड ऑफ। अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि यार्न्स किससे बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे कि यार्न्स किससे बनते हैं। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन के फैब्रिक के पीस में से हमको एक यार्न लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन टेबल। और इस यार्न के पीस को हमको टेबल पर रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद आवर थंब। अपने अंगूठे से उसको खींचना है, एक छोर को। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल एज सोन इन फिगर 3.4। और एक को नाखून से खींचना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न्स स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो क्या देखते हैं दोस्तों, इस एक्टिविटी को करके हम, इस एक्टिविटी को आप करके देखना। तो इस एक्टिविटी को करके हम क्या देखते हैं कि जब हम नाखून से इसको खरोंचेंगे तो इसमें कुछ प्रकार के थिन स्ट्रैंड्स निकलेंगे। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे कि उन थिन स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into few thin strands. और कभी कभी तो कई धागों में बट जाता है, मतलब कई प्रकार के उसमें छोटे छोटे रेशे से निकलते हैं उस धागे में। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. तो दोस्तों जैसे कि ये हमारी निडल है, तो यहाँ पर ऐसे करके कुछ होता है, उसमें से ही तो हम धागा पास करते हैं, ऐसे करके निकालते हैं। तो कभी कभी तो उसमें से, जैसे कि हमने कोई धागा लिया तो उसमें से ऐसे ऐसे करके कभी निकल आता है और इस निडल में से पास करने में उसको डिफ़िकल्टीज होती हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो दोस्तों जो हमारे धागे में ऐसे ऐसे करके रेशे से निकलते हैं उनको हम फाइबर्स बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। फाइबर क्या है? एक थिन स्ट्रैंड है जो कि थ्रेड में निकलता है, जो कि हमको थ्रेड में देखने को मिलता है, उसी को हम फाइबर बोलते हैं। तो दोस्तों आप इसको याद भी कर सकते हो कि फाइबर किसको कहते हैं। फाइबर्स आर मेड ऑफ यार्न। दोस्तों जो फैब्रिक जो होते हैं वो किससे बनते हैं? यार्न से। किससे? यार्न से। फैब्रिक दोस्तों यार्न से बनते हैं और यार्न्स फाइबर से बनते हैं। मतलब दोस्तों कि जो फैब्रिक होते हैं, मतलब कपड़े होते हैं, वो यार्न से बनते हैं और जो यार्न्स में छोटे छोटे धागे निकल के आते हैं वो भी किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं। तो आपको ये याद रखने की चीज़ है, आपको ये याद रख लेनी है दोस्तों। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. तो दोस्तों जैसे कि कुछ फाइबर्स के फैब्रिक हो गए, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क, वुल, तो ये प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो दोस्तों नेचुरल फाइबर किसको बोलते हैं? नेचुरल फाइबर उनको बोलते हैं जो कि हमको प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन ऐसे हो सकती है दोस्तों, द फाइबर्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल। तो दोस्तों ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेचुरल फाइबर किसको बोलते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो और इसको भी याद कर सकते हो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और दोस्तों कॉटन और जूट जो है वो हमको प्लांट से प्राप्त होता है। वुल और सिल्क जो है वो हमको एनिमल से प्राप्त होता है। वुल जो होती है दोस्तों शीप और गॉट से प्राप्त होती है और जो सिल्क फाइबर होता है वो
वर्म के कोकून से प्राप्त होता है। फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, दी आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स किसको बोलते हैं, कि ऐसे फाइबर्स जो हमको ह्यूमन बनाता है या केमिकल से बनाए जाते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, आप इसको याद कर सकते हो। तो सिंथेटिक फाइबर की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार हो सकती है, द फाइबर्स विच इज ऑब्टेन्ड विच इज मेड बाय केमिकल्स which is made from chemicals by human beings is known as synthetic fibers. एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। तो दोस्तों सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। अब हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, व्हाट डू यूज फॉर मेकिंग दी विक्स। तो यहाँ पर क्या होता था, पुराने ज़माने में लैम्प्स, लाइट तो आती नहीं थी तो लैम्प्स बनाई जाती थी और लैम्प्स में छोटी छोटी बाती जिसको हम कहते हैं वो डाली जाती थी। तो वो तो बाती जो होती है वो किसकी डाली जाती थी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, दिस कॉटन वुल इज ऑल्सो यूज फॉर फ्लिटरिंग मेटल क्वाइट और पिलोस। तो दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पर जो कॉटन जो बॉल्स होती है, मतलब कॉटन जो वुल होती है वो इन बाती का काम करती थी, और जो कॉटन वुल जो होती है उनसे हम तकिया, स्वेटर वगैरह भी बनाते हैं। टेक सम कॉटन वुल, put it apart and look at its e.g. what do you offer? The small thin strands that you see are made of cotton fibers. Where does this cotton come from? तो दोस्तों कॉटन कहाँ से आता है अब हम ये पढ़ेंगे, कॉटन कैसी कल्टीवेशन करता है और कॉटन कहाँ पर उगाया जा सकता है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये ऐसे फील्ड में उगाया जा सकता है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सॉइल में उगाया जा सकता है, कि कौन सी क्लाइमेट में उगाया जा सकता है। तो दोस्तों कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में उगाया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स आर अबाउट साइज ऑफ लेमन, और जो कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो लेमन की साइज की होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि जो कॉटन बॉल जो होती हैं, कॉटन प्लांट जो होता है उनका साइज कैसा होता है। तो उनका साइज होता है वो लेमन जैसा होता है, नींबू जैसा होता है। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कॉटन जो बॉल्स होती है अपने आप नीचे फट के गिरने लगती हैं। Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. तो दोस्तों आपने कभी कॉटन बॉल का फील्ड देखा होगा तो आपको स्नो जैसा लगता होगा, क्योंकि एक प्लांट पर वाइट कलर में वस्तुएं उगने लगती हैं, सामग्री उगने लगती है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो दोस्तों गिनिंग क्या होती है, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स ऑफ बाय कॉम्बिंग। जो फाइबर्स जो होते हैं वो कॉम्बिंग के द्वारा सीड से जो अलग किए जाते हैं तो इसी को हम गिनिंग कहते हैं। तो दोस्तों आप इसको याद भी कर सकते हो कि गिनिंग किसको कहते हैं। गिनिंग व ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, गिनिंग जो होती है वो हैंड से की जाती है। दी डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज गिनिंग, और इन दिनों में गिनिंग के लिए मशीन्स भी यूज हो रही हैं। दोस्तों हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम जूट के बारे में पढ़ेंगे कि जूट कहाँ पर उगाई जाती है और जूट कैसी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। दोस्तों जूट फाइबर जो होता है जूट प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन यहीं पे हो गया हमारा। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कि जूट फाइबर जो होता है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो इन तीन स्टेट में जो इंडिया में उगाया जाता है ज़्यादातर, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में जूट जो होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन उठता है कि जूट प्लांट जो होता है वो फ्लावरिंग स्टेज पर उसकी हार्वेस्टेड कटाई की जाती है। The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stem, rot and fibers are separated by hand.
तो स्टेम जो होता है, जो स्टेम होती है जूट प्लांट की, वो कई दिनों तक पानी में डाली जाती है और तब जाकर उसमें से फाइबर्स निकलते हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं। दी फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, और इन फाइबर को पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, यार्न्स में, और यार्न्स के बाद किस में कन्वर्ट करेंगे, फैब्रिक में। तो आपको ये प्रोसेस याद रखनी है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, तो दोस्तों नॉर्मली हम इसमें स्पिनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न से फाइबर बनाने की प्रोसेस को ही हम स्पिनिंग बोलते हैं। तो दोस्तों स्पिनिंग किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो दोस्तों आप इसको याद भी कर सकते हो कि स्पिनिंग किसको बोलते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली। और एक सिंपल डिवाइस जो कि स्पिनिंग की यूज किया जाता है उसको हम तकली बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा दोस्तों देखिए, एक हो गया हमारा चरखा और टकली, ये दोनों ही स्पिनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलर बाय महात्मा गांधी वॉज एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही वॉज एनकरेज पीपल टू wear cloths made of homespun yarn termed as khadi and shun, important cloth made in the mills of Britain। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो चरखा का यूज जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनका बड़ा सहयोग दिया है महात्मा गांधी ने हमारा। अगर महात्मा गांधी न होते तो हम शायद इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र ना हो पाते। और जो महात्मा गांधी ने कहा है कि हमको किसके कपड़े पहनने चाहिए दोस्तों, मेड ऑफ होमस्पन, जो यान के बने हुए होते हैं, एक होमस्पन यान है उसके कपड़े पहनने चाहिए, जिसको हम खादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, खादी। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956। तो दोस्तों 1956 में गवर्नमेंट ने खादी का मतलब प्रचार किया और उसको बताया कि हमको इसे पहनना चाहिए। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale done with the help of spinning machines after spinning yarns used for making fabrics। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्पिनिंग को अगर हम लार्ज मात्रा में कटवा रहे हैं तो स्पिनिंग मशीन की आवश्यकता होती है, और स्पिनिंग के बाद yarns को हम फैब्रिक में बदलते हैं। yarn टू फैब्रिक, देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। कई वेज हैं जिसके द्वारा हम फैब्रिक्स को yarns में बदल सकते हैं। द टू मेन वेज प्रोसेस आर वियरिंग एंड निटिंग, और दो मेन प्रोसेस जो हैं वो वीविंग और निटिंग है। तो दोस्तों हम वीविंग के बारे में पढ़ेंगे। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। एक प्रोसेस है जिसमें दो सेट्स के yarns को हम अरेंज करते हैं एक साथ फैब्रिक बनाने के लिए, उसी को हम वीविंग बोलते हैं दोस्तों। तो हम इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर निटिंग की जा रही है, ये हैंडलूम है। निटिंग अ सिंगल yarn। चलिए हम निटिंग के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड, क्या आप जानते हो कि स्वेटर्स जो होते हैं कैसे बुने जाते हैं। इन निटिंग अ सिंगल yarn वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। और वीविंग और निटिंग जो है उसमें हम कई प्रकार के फैब्रिक्स बनाते हैं। दी फैब्रिक्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स, और इन्हीं फैब्रिक को हम क्लॉथिंग आइटम्स भी बनाते हैं इनसे। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रोसेस दी गई है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। कॉटन वॉल्फ, दोस्तों पहले हमने कॉटन वॉल्फ गिनिंग के द्वारा की। गिनिंग प्रोसेस कॉटन वॉल्फ, फिर फाइबर बने, फाइबर्स को स्पिनिंग से यार्न बनाए, और यार्न से वीविंग के द्वारा फैब्रिक बनते हैं। तो दोस्तों हम इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए ये कीवर्ड हैं जो कि मैं आपको फार डिस्कस कर चुका हूँ, उनको आप इनको याद भी कर सकते हो। चलिए ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।